क्या देश में महफूज नहीं है मुसलमान? क्या मोदी राज में डरते हैं मुसलमान? हामिद अंसारी ने ऐसा बयान क्यों दिया? आखिर मुसलमानों को डरा कौन रहा है? आखिर मुसलमानों को किस बात का डर है? नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ शर्मा। क्या मोदी राज में मुसलमान डरते हैं या फिर डराए जा रहे हैं? इस सवाल के पीछे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का वो बयान जो उन्होंने आज अपने कार्यकाल के आखिरी दिन विदाई से ऐन पहले दिया। इस पर अब हंगामा खड़ा हो गया है। वो इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति के ओहदे पर बैठे शख्स ने यह बयान दिया है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान होंगे। सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान में वाकई मुसलमान महफूज नहीं है और हामिद अंसारी के इस डर के पीछे की वजह क्या है? A sense of insecurity is creeping in. मुसलमानों में असुरक्षा का भाव। A sense of insecurity is creeping in. मौजूदा हालात में मुसलमानों में बेचैनी। I hear a great deal more about it in North India. There is a feeling of unease. अपने कार्यकाल के आखिरी दिन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने देश के मौजूदा हालात पर यह बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी। बतौर उपराष्ट्रपति आज अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर चुके हामिद अंसारी को राज्यसभा में विदाई दी गई। लेकिन इससे पहले देश के मुसलमानों में असुरक्षा की फिक्र जताकर उन्होंने संकेतों में सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जरा सुनिए राज्यसभा टीवी को दिए अपने आखिरी इंटरव्यू में अंसारी ने क्या कहा। The Muslim community is apprehensive, it's feeling insecure. Is that a correct assessment of how Indian Muslims feel, or is it an exaggerated one? It is a correct assessment. From all I hear from different quarters in the country, I heard the same thing in Bangalore, I've heard from other parts of the country. I hear a great deal more about it in North India. There is a feeling of unease. A sense of insecurity is creeping in. भीड़ की ओर से लोगों को पीट-पीट कर मार डालने की घटनाओं पर हामिद अंसारी ने टिप्पणी की। कहा कि सरकारी अधिकारी कानून व्यवस्था को लागू करने में चूक रहे हैं। उन्होंने लोगों की देशभक्ति पर सवाल उठाने पर भी नाराजगी जताई। लोगों पर भीड़ के बढ़ते हमले, अंधविश्वास का विरोध करने वालों की हत्याएं और कथित घर वापसी के मामले भारतीय मूल्यों के कमजोर होने का उदाहरण हैं। इससे यह भी पता चलता है कि कानून व्यवस्था को लागू करने की सरकारी अधिकारियों की क्षमता भी अलग अलग स्तरों पर खत्म हो रही है। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात किसी नागरिक की भारतीयता पर सवाल उठाया जाना है। चूंकि ये गंभीर सवाल उपराष्ट्रपति की ओर से उठाए गए हैं, इसलिए इसकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। राज्यसभा में तो हामिद अंसारी की विदाई पर बोलते हुए पीएम मोदी ने इशारों में चुटकी भी ले ली। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। पीएम मोदी ने तो खैर चुटकी लेते हुए अपनी बात कह दी, लेकिन बीजेपी को उपराष्ट्रपति का यह बयान बहुत नागवार गुजरा है। जरा बीजेपी नेताओं के बोल सुनिए। हामिद अंसारी साहब 10 साल से संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे। आज तक तो सुरक्षा की भावना जागृत नहीं हुई। आज जब विदा हो रहे हैं तो विदा होते होते इस प्रकार के आरोप लगाना निराधार है, निंदा के करने के लायक है। एक शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कुर्सी छोड़ने के बाद इस प्रकार के बयानबाजी करे, उससे लगता है कि अब उनकी नीयत राजनीति में जाने की है। किसी अम्ब्रेला की तलाश में है वो, क्योंकि ये राजनीतिक बयानबाजी है। अब सवाल ये है कि आखिर हामिद अंसारी को ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज नहीं है? क्या वाकई मोदी राज में डरते हैं मुसलमान? तो आपने उपराष्ट्रपति का इंटरव्यू का यह हिस्सा सुना जिस पर अभी हंगामा खड़ा है। जब देश के उपराष्ट्रपति ये कहें कि उनको महसूस होता है और जनता की आवाज से उनको मालूम पड़ता है कि देश में वाकई मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, एक बेचैनी है जैसा उन्होंने कहा। लेकिन क्या वो देश के 20 करोड़ मुसलमानों के लिए कह रहे हैं? क्या पूरे देश को एक ही भी आरोप में रंग देना यह सही होगा? फिर उनका यह कहना कि उत्तर भारत में ज्यादा होता है, क्या वो बीजेपी शासित राज्यों की तरफ कोई इशारा कर रहे थे? सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति को यह बात कहनी थी तो उन्होंने पहले क्यों नहीं की? आज जब उनके कार्यकाल का
आखिरी दिन है, कल कोई और उपराष्ट्रपति बनने वाला है। उससे पहले राज्यसभा टेलीविजन पर, जो कि उन्हीं के अधीन आता है, वहां पर उन्होंने एक इंटरव्यू में बात क्यों नहीं की। सार्वजनिक तौर पर इस बात को पहले कहते तो शायद इन बड़े सवालों का, जो गंभीर सवाल हैं, इसका कोई माकूल जवाब भी मिलता और सरकार भी मजबूर होती इस पर ध्यान देने के लिए। तो ये सारे सवाल हैं जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे, संजय झा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, और मनीषा कयांदे शिवसेना की प्रवक्ता हमारे साथ मुंबई से हैं। स्टूडियो में है हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, और तारिक फतेह हमारे साथ इस वक्त कनाडा से हैं, और उनकी तबीयत चूंकि थोड़ी नासाज है इसलिए वो फोन लाइन पर हमसे इस वक्त बात कर पा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु जी, क्योंकि आरोप लगा है उपराष्ट्रपति की तरफ से आपकी सरकार है देश के उपराष्ट्रपति, और आज वो आज तक उपराष्ट्रपति हैं, खुलकर ये कहें टीवी पर कि देश का मुसलमान असुरक्षित है, बेचैनी की भावना में जी रहा है, ये तो आपकी सरकार पर बहुत बड़ी तोहमत है। देखिए, जो उपराष्ट्रपति महोदय ने, जो निवर्तमान होने जा रहे हैं, उन्होंने जो ये बात कही है, मैं इस बात को गंभीरता से लेता हूं। ये ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि ये प्रश्न पहली बार नहीं उठा है, ये कई बार उठ रहा है, और मैं कहना चाहूंगा कि ये कई बार नहीं, ये 1 शताब्दी से उठ रहा है। और बार बार जहां ये प्रश्न उठाए गए, देखिए वो बहुत पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है उनके ऊपर मानस पर उन विचारों का प्रभाव अधिक हो गया हो जो कि पिछले 1 शताब्दी से लगातार पढ़ाए और समझाए गए हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा। बताइए, इस देश के इतिहास में कभी एक ऐसा मौका आया है जब मुस्लिम समाज के लोगों को लगा हो कि अपना नाम बदल के हिंदू नाम रख लो, वरना मुस्लिम नाम से लोकप्रियता नहीं मिलेगी? याद करिए, दिलीप कुमार, मधुबाला, अजीत, मीना कुमारी, ये दौर कौन सा था? तो आजादी के बाद का दौर था ना, कांग्रेस के दौर हुकूमत का दौर था। तो अगर आप उस नजरिए से कहेंगे तो इससे बड़ा तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता था। इसलिए मैं कहूंगा, लगातार इस प्रकार की बात कहना, और फिर मैं पूरी जिम्मेदारी से किसी के प्रति कोई दुर्भावना न रखते हुए कहूंगा, इसी फ्रेज का तो यूज सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था कि घबराहट है, हम कैसे जिएंगे, और बाद में उसी का उपयोग या कुछ लोगों के द्वारा दुरुपयोग करने से आप आगे जाकर सुधांशु जी, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप जो है देश के उपराष्ट्रपति के बयान की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना के बयान से कर रहे हैं, या आप समझ रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। तो कई बार क्या होता है कि जिस प्रकार की बातें निरंतर बौद्धिक प्रतिष्ठान में 1 शताब्दी तक कही गई हैं जी, तो उसका कोई ना कोई प्रभाव। लेकिन आपने 47 के बाद की जो उदाहरण दिए कि सिले सितारों को लगने लगा कि हिंदू नाम रखना पड़ेगा, हिंदू बहुल देश है, उस वक्त आपकी सरकार नहीं थी, मानता हूं सुधांशु जी, लेकिन तब शायद ऐसी वारदातें भी नहीं होती थी कि अगर कोई एक ट्रक में या एक वैन में किसी मवेशी को लेकर के जा रहा है तो उसकी हत्या कर दी जाए पीट पीट के। कोई बच्चा जो स्टूडेंट वो ट्रेन में जा रहा है तो उसको उसके मजहब का ताना दे करके उसको चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी जाए। शायद इन बातों ने मजबूर किया उपराष्ट्रपति को कहने के लिए। मैं सवाल ले जाना चाहता हूं मौलाना रशीदी आपके पास। ये बातें, सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, इन उदाहरणों पर बहुत बातें हुई हैं, जिन बेगुनाहों की मौत हुई है, चाहे गौ रक्षा के नाम पर, चाहे किसी और वजह से, लेकिन क्या देश के उपराष्ट्रपति देश के 20 करोड़ मुसलमानों के बारे में कह सकते हैं? और ये ठीक होगा कहना कि सारे मुसलमान, करोड़ों मुसलमान देश के इस वक्त खौफ में, भय में, बेचैन हैं? देखिए सौरभ जी, पहले तो मैं सुधांशु त्रिवेदी जी के इस बयान की निंदा करता हूं। उन्होंने इस बयान को कहां से जोड़ दिया? उस समाज से जोड़ दिया जिसका समाज में कोई हिस्सा ही नहीं है, यानी फिल्मी दुनिया के लोग। न वो हिंदू हैं न मुसलमान हैं, उनका तो कोई लेना देना नहीं। वो मुसलमान होकर भी काम करते हैं, हिंदू होकर भी काम करते हैं, वो मस्जिद भी देखते हैं, मंदिर भी देखते हैं, सिख गुरुद्वारा भी देखते हैं, सब। उनका तो समाज से कोई लेना देना है ही नहीं, वो तो अलग दुनिया है। सुधांशु जी इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कहाँ से किस बात को, और उपराष्ट्रपति जी के बयान को वहाँ से जोड़ दिया उन्होंने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उपराष्ट्रपति जी ने जो कहा है उसमें 100% सच्चाई है। आप देख लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि भाई बीजेपी के दौर में ऐसा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो वारदातें बढ़ी हैं और जिस तरीके से मॉब लिंचिंग के मामला सामने आए हैं, 10-20 आदमी इकट्ठा होते हैं और किसी को भी मार देते हैं जी, गाय रक्षा के नाम पर। ऐसे कितने मामले आपकी नजर में? सुन लीजिए, कितने? नहीं 10 मामले तो कम से कम मेरी नजर में। 10 मामले और 20 करोड़ लोग। सुन लीजिए 10 नहीं, सवाल यही है, वो घटना जो हुई, वो जो अपराध हुआ, उसकी तो कोई उसका बचाव तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन उस अपराध की आड़ में एक देश में करोड़ों लोगों के बारे में ऐसा कह देना,
ये बाकी 100 करोड़ लोगों पर भी तोहमत है कि नहीं है? उस बहुसंख्यक समाज पर भी तोहमत है कि नहीं है, जिनके होते हुए वो अल्पसंख्यक जो है दुविधा में है या मजबूर हैं? देखिए, अगर इन 10 मामलों पर या इन 15 मामलों पर कहीं ना कहीं सरकार लगाम लगाती जी, तो ये बात आगे सामने ना आती। चूंकि अभी तक उस पर लगाम नहीं लगा है, इसलिए 20 करोड़ मुसलमानों का भयभीत होना लाजमी है। ठीक, आप भी ये बताएं, सरकार ये बताए कि मॉब लिंचिंग के मामले में जितने लोग दोषी ठहराए गए उन पर कार्रवाई अब तक क्या हुई? संजय जी, आपके पास आता हूं, पहले जवाब सुधांशु जी इसका बताइए। सुधांशु जी, अगर एक निहत्था मुसलमान, बेकसूर मुसलमान भी सड़क पर किसी गौरक्षक ने मारा है तो क्यों नहीं खौफ घर करेगा बाकी मुसलमानों के मन में, और आपने उस पर क्या कार्रवाई की? ये सवाल है। सौरभ जी, किसी भी मामले पर सरकार ने पूरी संजीदगी से कार्रवाई की है। अखलाक का मामला था, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने तत्काल रिपोर्ट मांगी थी। जो राजस्थान में घटना हुई, आपको ध्यान होगा, आज भी अखलाक को यह कहा जाता है कि उसके घर में गाय का मांस पाया जाता है। अभी जो घटनाएं हुई हैं, उनमें भी निरंतर गिरफ्तारी हुई है। मगर मौलाना साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा, अरे भाई एक मिनट, मुझे वाक्य पूरा कर लेने दे। मैं मौलाना साहब से पूछना चाहूंगा कि भाई मॉब लिंचिंग तो एक बात समझ में आता है कि एक भीड़ अनियंत्रित होकर कुछ कर गई, अगर पुलिस ने खड़ा करके गोली से मारा है, मैं मलियाना हाशिमपुरा कांड की बात कर रहा हूं 1987, जिसके बारे में जांच तक नहीं कराई गई, जबकि तत्कालीन गृह राज्य मंत्री पी चिदंबरम ने सदन के पटल पर कहा था हम कार्रवाई कराएंगे, खड़ा करके गोली मारी गई पुलिस के द्वारा। सुधांशु जी, आपको आज हो क्या गया? उस समय आज बातों को कहां से कहां जोड़ रहे हैं? आज आपको क्या हो गया? अगर मलियाना में, हाशिमपुरा में यह हुआ है तो क्या बीजेपी भी यही करेगी? अगर आप इसको नहीं, अगर हाशिमपुरा मलियाना में कांग्रेस ने किया है तो क्या आज बीजेपी भी यही करेगी? इसका मतलब यह कि मुसलमान ना उस वक्त कुछ था देश का, ना आज देश का कुछ उस वक्त। हमने तो तत्काल कार्रवाई की और उन्होंने क्या तो कार्रवाई की, मुझे बताइए ना। नेशनल चैनल पर बैठकर ये बताइए कार्रवाई क्या हुई है। कर सकते हैं दोनों बातों को घुमाइए नहीं, ये बताइए कार्रवाई क्या हुई है। क्या उन लोगों को पकड़ के फांसी दे दी गई? बातों को घुमा नहीं रहे, हमने तो 3 गिरफ्तारियां की। आप बताइए, आप कैसे कहते नहीं चला? एक सेकंड जवाब दीजिए। मौलाना साहब काम करेंगे तो आप मौलाना साहब मुझे ये बताइए, नहीं आप मौलाना साहब मुझे बताइए कि आपने जितनी वारदातों के नाम लिए, मुझे आप बताइए जितनी वारदातों के आपने नाम लिए, क्या आप दावे से कह सकते हैं किसी पर केस दर्ज नहीं हुआ, कोई पकड़ा नहीं गया, किसी पर मर्डर की धारा नहीं लगी है? क्या आप ये कहना चाहते हैं और कैसा है? मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हुई है तो सुधांशु जी उसको पब्लिकली कर दें, बता दें कौन से केस में हुई है। अरे आप बताइए ना। आज भी इन्हीं के लोग ये कहते हैं कि नहीं गाय का मांस पाया गया उसके पास से। पहलू खान को लेकर आज भी ये लोग ये कहते हैं कि नहीं वो गाय लेकर जा रहा था, उसके पास कोई बात नहीं थी। जितने भी मामलात हुए, बीजेपी के लोगों ने टीवी पर बैठकर उसको नकारा है और कहा है कि नहीं गाय रक्षा में ये लोग पकड़े। चलिए, ये इल्जाम है आप पर। सुधांशु त्रिवेदी, मुझे एक ब्रेक लेना है, इसके बाद आपका जवाब। उससे पहले संजय झा और मनीषा कयांदे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय झा से पूछेंगे, देश के उपराष्ट्रपति जब एक बात कहते हैं तो क्यों ऐसा महसूस होता है कि शायद वो पूरे भारत की आवाज साथ लेकर नहीं बोल रहा है? ये सवाल उनसे भी लगातार पूछा जाता रहा है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। देश के उपराष्ट्रपति को यह लगता है कि भारत देश के मुसलमान इस वक्त एक खौफ में जी रहे हैं, एक बेचैनी में जी रहे हैं, और ये उनको लगता है कि मौजूदा जो माहौल बनाया जा रहा है, चाहे वो गौरक्षा के नाम पर माहौल हो, बीफ बैन का माहौल हो, इन सब बातों की वजह से ये भय घर कर गया है हिंदुस्तान के मुसलमानों में। लेकिन जब देश का उपराष्ट्रपति कहे तो बड़ी बात है। हमारे साथ मेहमान हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, मनीषा कयांदे जी शिवसेना की तरफ से, संजय झा जी, और स्टूडियो में मौलाना रशीदी साहब हैं। संजय झा, आपने पूरी डिबेट को सुना, आपने उपराष्ट्रपति के बयान को सुना, आप सहमत हैं उनकी इस बात से कि देश में मुसलमान डर के जी रहा है? सौरभ जी, देखिए, सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी जी ने यह पहले बार नहीं कहा है। उन्होंने बिगड़ते हालात और नफरत की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के जितने संस्थाएं हैं, जिस तरीके से उन्होंने किया है, उसके बारे में उन्होंने चिंता पहले बहुत बार उन्होंने खुद ही इसके बारे में बात की है। उसके बारे में सार्वजनिक तरीके से अपना जो उनका जो भी उनका रवैया रहा है, जो भी उनका बयान रहा है, उन्होंने कहा है। और आप ये मत भूलिएगा कि श्री प्रणब मुखर्जी, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति ने तो जब 3 साल जब मोदी जी के हुए हैं
जब से ये एक तरीके से एक सांप्रदायिक का एक लहर और एक रंग भारत के समाज में फैलाया गया है, उन्होंने भी यही कहा है। तो क्या इतने निष्पक्ष लोग, इतने महान जो पद पर थे, जिनकी मर्यादा और छवि पर कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता है, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, लेकिन सच मैं तो बताता हूं यही है आपको कि आज भारत का राजधानी दिल्ली नहीं, 2015 में यही हामिद अंसारी साहब थे, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के कार्यक्रम में गए थे संजय झा, वहां उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे की तारीफ करता हूं। अब सबका साथ सबका विकास हो रहा हो और साथ में आप ये कहें कि मुसलमान असुरक्षित है, दोनों बातें एक साथ तो नहीं हो सकती। या 2015 से आज में ये सब कुछ जमाना बदल गया? देखिए सौरभ जी, देखिए मुझे खत्म करने दीजिएगा। वही तो मैं तो समझता हूं कि बहुत सही बात कहा है कि भारत में प्रधानमंत्री नारेबाजी, बयानबाजी, ड्रामेबाजी, नौटंकीबाजी पर लोगों को कैसे गुमराह कर रहे हैं। एक तरफ भाषण में कुछ और जमीन पर कुछ और। ये तो मैं समझता हूं। सुधांशु जी, आपके पास राइट है इस बात का जवाब देने का। प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करते हैं, भाषण में कुछ और, जमीन पर कुछ और। जमीन पर आपके वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करेंगे, आरोप है। मेरे ऊपर तोहमत मत लगाइएगा, आरोप लगता है आपके ऊपर। और प्रधानमंत्री मंच से कहेंगे कि ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। देखिए, जो संजय झा जी ने कहा, उनका दर्द वाजिब है। प्रधानमंत्री जिस ढंग से कार्य कर रहे हैं, उसके जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, यानी इंडिकेटर्स, जो एजेंसीज हैं उनके इंडिकेटर्स, मीडिया एजेंसीज के इंडिकेटर्स और चुनाव, सबको देख लें, स्थिति स्पष्ट है। अब ये ठीक है, इनका दर्द हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री इनके कुछ करते ही नहीं थे, सिर्फ इशारों के बारे में बात करते रहते थे। परंतु मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, हकीकत जानते क्या होती सौरभ जी? मैं पिछले वक्त में कहते हुए रह गया था, कई बार प्रचार और यथार्थ में कितना अंतर होता है। अखलाक का प्रकरण हुआ था, याद करिए कितना टीवी पे डिबेट हुई थी, जाके मार दिया गया, ये कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ठीक, कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन था। जब केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी तो रिपोर्ट में क्या लिखा गया? न बीफ का जिक्र है, लेकिन आपको सुधांशु जी एक बात का जवाब देना पड़ेगा। ब्रेक लेना है, उसके बाद मनीषा के आंदे मैं आपके पास आता हूं। सुधांशु जी, आरोप ये है और देश का उपराष्ट्रपति कह रहा है, सुधांशु त्रिवेदी कोई और आदमी नहीं, कोई हल्का शख्स नहीं कह रहा, देश का उपराष्ट्रपति ये बात कह रहा है। आप अगर उससे सहमत नहीं है तो क्या आप देश के उपराष्ट्रपति पर पक्षपात करने का या किसी आइडियोलॉजी की तरफ झुके होने का ये इल्जाम लगाना चाहते हैं? पूछूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद। क्या मोदी राज में मुसलमान डरते हैं या फिर डराए जा रहे हैं? इस पर हम कर रहे हैं एक बड़ी बहस, क्योंकि बयान दिया है देश के उपराष्ट्रपति ने। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर मुंबई से है, आपके लिए जानना जरूरी। बीएमसी ने अपने सभी स्कूलों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक बार फिर आपको बता दें, बीएमसी ने यह प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया है कि जो स्कूल बीएमसी चलाती है उनमें सोमवार और शुक्रवार को वंदे मातरम का गाना अब अनिवार्य होगा। यह प्रस्ताव अब राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा, जहां इस पर आखिरी फैसला, आखिरी मोहर वहीं से लगेगी। यानी अब ये मामला जो है बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पाले में है। शिवसेना का यह कहना है कि इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। पार्टी के सांसद संजय राउत ने कहा कि जो लोग इसका विरोध करते हैं उनका डीएनए जांचना चाहिए। सुनिए। उसमें आश्चर्य की बात क्या है? हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेज में, हमारे सरकारी संस्थानों में अगर वंदे मातरम मैंडेटरी किया है तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन हमको ये मैंडेटरी करना पड़ रहा है, कानून बनाना पड़ता है, ये दुर्भाग्य है। और बात अगर बीएमसी की है तो 40 साल पहले भी हमने इस बारे में रेजोल्यूशन पास किया था। तब मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, उसने विरोध किया था। तब भी हमने उसको पकड़ के बोला था कि आपको वंदे मातरम बोलना होगा, करना होगा, अगर इस देश में सबको रहना है। तो ये कोई धार्मिक या कोई ऐसा काम नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है। देश के सामने झुकना, मातृभूमि को वंदन करना, ये अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके डीएनए का हमें टेस्ट करना पड़ेगा। इस तरह का प्रस्ताव पास करने की आवश्यकता नहीं है। वंदे मातरम तो जब हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय से वंदे मातरम का नारा लगाया जाता है और वंदे मातरम गाया जाता है। तो ये जो हम ऐसा लगता है कि अपने आप को वहाँ के शिवसेना या वहाँ के जो भी कॉरपोरेशन के लोग हैं,
ये दिखाना चाहते हैं कि हम देशभक्त हैं। हमको नहीं लगता है कि इस तरह की कोई निर्देश या इस तरह का प्रस्ताव लेने की आवश्यकता है। यहाँ भारत में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी उनका विश्वास देश राष्ट्रीयता में है और उनको देश से प्रेम है। तो ये बार बार इस तरह की बातें उठाकर एक विवाद खड़ा करना और वंदे मातरम को विवाद में लाने की कोशिश करना ये उचित नहीं है। तो सुना आपने, अब बीएमसी कहना चाहती है कि उसके चलने वाले सभी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया जाए। वंदे मातरम एक बार फिर से एक नई कंट्रोवर्सी बनने के लिए तैयार है। मनीषा कायंदे, कोई चाहे वंदे मातरम गाना, कोई न चाहे, यह विवाद एक बार नहीं 25 बार उठ चुका है। हर बार इस पर हम लोग बहस करते हैं। मेरा कहना ये, इस बार ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी पार्टी चाहती है कि ये मुद्दा दोबारा बने, जानबूझकर इसको लगाना और अनिवार्य करना। ऐसा लगता है कि आपकी मंशा है कि यह विवाद में रहे मामला। नहीं, ऐसी देखिए, देश के प्रति भावना होना, देश के लिए मान सम्मान होना, जिस देश में हम रहते हैं, खाते हैं, पनपते हैं, जिसमें हमारी कौम बढ़ रही है, और उसमें अगर देश के मातृभूमि को के सामने वंदन करना, झुकना, और इसके लिए कानून बनाने की नौबत क्यों आती है? क्योंकि इस प्रकार के कुछ तत्व हमारे देश में हैं जो लोगों को भड़काते हैं जी। आपके नेता तो कह रहे हैं हम डीएनए टेस्ट करेंगे, और भी बहुत अब आप फिर आ गए लोगों का लीडर्स डीएनए हैं टेस्ट करने मुस्लिम के लिए कि वो कहां के रहने वाले हैं, वो कौन है। मनीषा कायंदे, सुप्रीम कोर्ट जब कह चुका कि वंदे मातरम गाना ना गाना इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है, मजबूर नहीं किया जा सकता। आप संविधान से भी परे हैं, आप बार बार एक ही चीज को कहेंगे, आप बार बार एक ही चीज को लाना चाहते हैं। मौलाना राशिदी, आपको याद होगा अभी चेन्नई हाई कोर्ट से एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि भाई वंदे मातरम गाना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी क्लोज नंबर 5 में ये डाला था कि अगर कोई ना गाना चाहे तो ना गाए, किसी को फोर्स ना किया जाए। ये रेजोल्यूशन पास करना बीएमसी के अंदर यही भयभीत की राजनीति है। इसी को हामिद अंसारी ने आज कहा है कि ऐसे तत्व, ये जो तत्व की बात कर रहे हैं, हम इनसे कहना चाहते हैं आजादी की लड़ाई में शिवसेना कहां थी? आजादी की लड़ाई में शिवसेना कहां थी? मुझे बता दीजिए आप। आजादी की लड़ाई में ये लोग जो आज सर्टिफिकेट मांग रहे हैं मुसलमानों से देशभक्ति का, ये आजादी की लड़ाई में कहां थे? आजादी की लड़ाई में ये लोग वहां खड़े हुए थे जिनको हम देश से निकालना चाहते थे। यही लोग आज हमसे राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, प्रमाण मांग रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, ये भयभीत करने की राजनीति है। मैं ये कहना चाहता हूं। मनीषा जी, अब आप एक एक करके वो सारी स्कीमें मत गिनाइए कि मुसलमानों को भारत की सरकार क्या देती है और क्या नहीं देती है। मनीषा कायंदे, यही बात तो देश के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं। इसी किस्म की राजनीति से क्या मुसलमान के मन में डर खौफ पैदा नहीं हो रहा है? सुधांशु त्रिवेदी, मुझे बताइए, आपकी महाराष्ट्र में सरकार है, क्या इस नए फरमान की जरूरत थी? आता बघितला नाही, अँकरनी मला 1 मिनिट पण नाही दिला। सौरभ जी, कोई भी संस्थान और कोई भी स्थानीय स्तर की सरकार अपने स्तर से निर्णय ले सकती है, उस पर आप प्रश्न उठाएं, परंतु मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या भारत की संसद का हर सत्र वंदे मातरम से शुरू होता है या नहीं? यदि भारत की संसद में उपस्थित हर व्यक्ति इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन वंदे मातरम गाता है तो क्या समस्या है? दूसरा, हम भी बैठे हैं यहां, संजय झा जी भी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के भी सारे अधिवेशन वंदे मातरम से शुरू होते हैं कि नहीं? मुझे ये बताइए, आप पूछ लीजिए। अगर ऐसा है तो क्या संजय झा जी ये कहेंगे कि वंदे मातरम कांग्रेस का अधिवेशन नहीं करवाना चाहिए? लेकिन बार-बार जब राजनीतिक दल, दोनों प्रमुख राजनीतिक दल के अधिवेशन में गाया जाता है, संसद में गाया जाता है, फिर वही बात जो कहता है नहीं, समस्या वहां से शुरू होती है। सुधांशु जी, बात का जवाब, उसी संसद में एक सांसद उठ के भी चले जाते हैं। बार-बार कहने की जरूरत क्या है? मौलाना साहब तो नहीं गाता। उसी संसद में हमने देखा है सांसद उठ के भी चले जाते हैं। मैं मौलाना साहब से एक वाक्य कह लूं, वो कह रहे हैं बार-बार आप क्यों इसको ये फरमान क्यों जारी करते हैं? यही भयभीत की राजनीति है। हाँ, मैं आ रहा हूं उस पे। मैं मौलाना साहब से पूरे अदब से कहना चाहूंगा, आपको पता है कि वंदे मातरम सबसे पहली बार कब गाया गया था? 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी। मुखालफत आजादी के बाद 1952 में आजादी की लड़ाई में मुखालफत करने वाले लोग कौन थे? सम्मेलन में वंदे मातरम गाया गया। अब अगर आपको लगता है कि रहमतुल्लाह सयानी और मौलाना कि मुसलमान तो उस वक्त साथ था। मौलाना साहब एक मिनट, देश को आजाद कराने में। मौलाना साहब एक मिनट, और सुधांशु जी एक मिनट, मैं मनीषा कायंदे के पास जाना चाहता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट। मनीषा जी को शायद ये लगा कि मैं उनकी बात पूरी नहीं होने दे रहा। मेरी ऐसी
कोई मंशा नहीं थी मनीषा जी, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि ये बार बार एक सौरव, मैं पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, जी, अगर आप एंकर है जी, आप सभी और आप बुलाते हैं तो क्या आप आधा मिनट भी बात सुनने को तैयार नहीं है? आपसे पहले कह रहा हूं कि मैं आपके बाद दोबारा आया, इसीलिए आप लोगों को मैं आपके पास आ तो गया। मनीषा जी अपनी बात कहिए, लेकिन सवाल तो पूछूंगा ना मैं। तो आपने मेरी बात काटी क्यों? ये बताइए, मेरे पास आपकी बात काटने का अधिकार क्यों नहीं है? मुझे आपको काउंटर क्वेश्चन करने का अधिकार क्यों नहीं है? मैंने 4 शब्द नहीं कहे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनीषा जी दर्शक भी देख रहे हैं। चलिए ये मेरे आपके बीच का झगड़ा थोड़ी है, ऐसा ही आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, हम इसमें और वक्त क्यों खराब करें? मैं आपका विचार जानना चाहता हूं, हम इसको झगड़ा क्यों रिकॉर्डिंग देख लीजिए ना। ठीक है, आप इसमें और वक्त जाया क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे दोबारा वही पूछ रहा हूं। मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि जब सुधांशु जी कहते हैं कि सब लोग गाते हैं, आपने भी कहा सब लोग गाते हैं, इसको फरमान क्यों बना रहे हैं? वो कह रहे हैं हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि होना चाहिए, लेकिन जिसको नहीं गाना वो ना गाए। अरे कौन से देश में ऐसा चॉइस दिया जाता है? सिर्फ ये हिंदुस्तान में होता है, और कई भी अन्य देशों में आप देखें ऐसा कई चॉइस होता है सिटीजन्स को कि राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो, गाना चाहिए नहीं, ऐसी कौन से देश में चॉइस है बताइए? कह रहा है हमारा मैं सुप्रीम कोर्ट हमें कह रहा है, पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से देश में चॉइस है? नहीं, आप कोर्ट से ऊपर हैं क्या? संविधान से ऊपर हैं क्या आप? हमारा संविधान हमें इजाजत देता है। कोर्ट ने अगर ये आप कौन होते हैं संविधान थोपने वाले हमारे ऊपर? कोर्ट को ये कहने की नौबत क्यों आई? आप पढ़िए संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 पढ़िए, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए दोबारा। आजादी है हमें अपने मजहब पर अमल करने की, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता तो हम नहीं गाएंगे। आप कौन होते हैं थोपने वाले भाई? नहीं बिल्कुल संजय जी आ रहा हूं, हर एक दिन ये राष्ट्रगान होना चाहिए। आप थोपने वाले कौन होते हैं? संजय झा, क्या इसी वजह से आज उपराष्ट्रपति को कहना पड़ा तो आपको लोग किसी डर में जीते हैं? देना ही गलत बात है, संजय ऐसा कोई चॉइस ही नहीं होना चाहिए। तो एक काम कीजिए ना, कोर्ट को भी अपने हाथ में ले लीजिए, मातृभूमि में रहते हो, मातृभूमि में आप पनपते हो। हाईकोर्ट संजय झा बन जाइए। मौलाना रशीदी प्लीज रुक जाइए, आगे झुकना नहीं चाहते, ये सिर्फ हिंदुस्तान में टॉलरेट होता है। मनीषा जी आप जरा सुनिए, आप कांग्रेस पार्टी की बात सुन लीजिए। मनीषा जी आपकी बात पूरी आपने कहा इसकी कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए, कोई चॉइस नहीं देना चाहिए, ये वंदे मातरम में किसी को चॉइस का क्या अधिकार देना? जी बताइए संजय झा। सौरभ जी मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना ये नकली और ढोंगी राष्ट्रवादी और देशभक्ति की बात करते हैं, क्योंकि जब गरीबी फैलती है, हमारी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, यहाँ पर देश का अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो रहा है, पाकिस्तान और चीन हमारी सीमाओं पर धमकी दे रहा है, लगातार आतंकवादी आके भारत में मासूम लोगों की, नागरिक और हमारे सैनिकों को कत्ल कर रहे हैं, इनके पास कोई समाधान है नहीं। तो एक तरीके से यही फिर से एक नया कोई ऐसे लोगों को बहकाओ। देखिए अंत में इनकी नजरिया, इनका जो विचारधारा है वो सांप्रदायिक है। इन्होंने अंग्रेजों से एक ठीक है, मुझे संजय झा एक ब्रेक लेना पड़ेगा, आपकी बात ब्रेक के बाद पूरी होगी। संजय झा का कहना है कि ऐसे ही मुद्दों को, ऐसे ही राष्ट्रवाद की चाशनी में घोलकर, बहुत इमोशनल मुद्दों को लोगों के सामने परोसकर उनका ध्यान भटकाकर शायद असल मुद्दों पर सरकार ध्यान नहीं देना चाहती है, ये आरोप है। इसका जवाब लेंगे, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, एक ब्रेक के बाद। तो बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, अब बीएमसी ने फैसला किया कि उसके स्कूलों में वंदे मातरम हफ्ते में 2 रोज गाना अनिवार्य होगा। सुधांशु त्रिवेदी, इसी की भी हम बात कर रहे थे कि मुसलमान, जैसा उपराष्ट्रपति कहते हैं, डरा हुआ महसूस कर रहा है। हमने कहा शायद डराया जा रहा है और ऐसे फैसलों से और डरेगा। 4 लोग आपकी तरफ खड़े हो जाएंगे जो कहेंगे हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, दूसरी तरफ ओवैसी साहब जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे जो कहेंगे गर्दन पे छुरी रख दो, नहीं गाएंगे, और किसी का राजनीतिक हित सज जाएगा। देखिए, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर अभी जो संजय झा जी ने बोला था उसमें से निकलता है कि भाई मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात। इसे मैं एक उदाहरण के साथ बताता हूं। 2013 में सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन की रिपोर्ट आई थी, आज से 4 साल। सुधांशु जी मुझे सिर्फ ये बताइए, जिसने लिखा था कि मुसलमानों की हालात कितने खराब, कांग्रेस ने अगर कुछ नहीं किया तो आप भी नहीं पूरा वाक्य पूरा कर लूं। नहीं, आप मुझे ये बताइए,
अगर कांग्रेस ने अरे भाई मेरी बात पूरे होने के मौलाना साहब आप बीच में क्यों बीच में टोक पड़ते? मैं तो नहीं बोलता हूं जब आप बोलते हैं। आपकी ये आदत बहुत खराब है साहब। था मरता था आज भी मरेगा। अरे भाई आपसे मैं जो पूछ रहा हूं, अरे भाई मुझे जवाब देने दीजिए ना। ये तरीका ठीक नहीं है मौलाना साहब, आप बार-बार बीच में क्यों पड़ते हैं? अच्छा रुकिए सुधांशु, क्या मतलब हुआ? सुधांशु जी आप अपना बताइए ना, आप मुसलमान के लिए क्या कर रहे हैं? मेरे पास इतना ही था, मुझे खराब लग रहा है कि सुधांशु जी की बात। अरे मैं अपना बोलूंगा, आप बोलने देंगे ना? आप कैसे ये बात तमाम डिबेट में यही काम करते हैं। अच्छा ठीक, शुक्रिया सुधांशु जी, शुक्रिया मौलाना रशीदी, शुक्रिया और संजय झा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बात पूरी नहीं हो पाई, मुझे बहुत अफसोस है, किसी और दिन जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन ये बहस आज उठी है तो कुछ दिन और चलेगी। उपराष्ट्रपति का कहना, सरकार उस पर जिस किस्म के बयान दे रही है, ऐसा लगता है कि सरकार को यह बात पसंद नहीं आई है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद क्रिकेट की बात, लेकिन उससे पहले ओ माय गॉड में देखिए गुजरात का चुनावी डांडिया।